जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने को सिखाऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थेल्स प्रमेय। सबसे पहले थेल्स प्रमेय को मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, यानी कि अभी समझाऊंगा, अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक बार और, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। हेडिंग रहेगा, ऐसा ही पूछेगा पेपर में, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या कह देगा यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा या कहेगा थेल्स प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। तो थेल्स प्रमेय आपको बताया है हमने, आपको बहुत आसानी से। चलिए आप लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। हेडिंग रहेगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसे प्रमेय 6.1 भी कहते हैं, इसे प्रमेय 6.1 भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं बहुत अच्छे से। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए, इसे थेल्स प्रमेय समझाने के पहले थेल्स प्रमेय जो बेसिक चीज उपयोग होगा अभी आपको बता देते हैं। तो क्या बताते हैं, एक टॉपिक लिखेंगे, इसको मिटा देंगे, रफ करने के लिए समझा रहा है। तो किसी त्रिभुज में लिखेंगे, किसी त्रिभुज में आधार बदलने पर उसकी लंबवत
लंबवत ऊंचाई बदल जाती है। इसका क्या मतलब है, अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं आपको। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की आधार बदलने पर उसकी लंबवत ऊंचाई बदल जाती है। अब कैसे, तो अभी समझाते हैं ना बहुत मजे से। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम हो गया ए पी, लिखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताइए। हाफ आधार गुणी ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा लंबवत ली जाती है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार। हमने लिखा है त्रिभुज के आधार बदलने पर उसकी लंबवत ऊंचाई। अगर हम आधार देखिए, हम पी क्यू लेते हैं, पी क्यू लेते हैं आधार पी क्यू, तो पी क्यू आधार लिखेंगे पी क्यू। तो अब लंबवत ऊंचाई बदल जाती है, तो अभी समझ में आएगा। तो लंबवत ऊंचाई कैसे लेते हैं, पी क्यू आधार से अपोजिट शिखर से परपेंडिकुलर घेर देते हैं। तो अपोजिट शिखर आर है, इसे परपेंडिकुलर घेर देंगे, तो परपेंडिकुलर घेर देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो आर के बाद आता है एस, तो आर एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो होगा हाफ आधार। देखिए अब आधार हम बदल देते हैं, आधार लिए थे हम पी क्यू, अब आधार लेते हैं हम पी आर, आधार लेते हैं पी आर। अभी लिया था हमने पी क्यू, अब हम लेंगे पी क्यू लिए थे, अब लेंगे हम क्यू आर, अब हम लेंगे क्यू आर। तो क्यू आर आधार लेंगे तो क्यू आर हो गया। अब हमने क्या बताया, आधार के अपोजिट शिखर से, विपरीत शिखर से परपेंडिकुलर घेर देंगे। तो परपेंडिकुलर घेर देंगे तो आएगा हमारे पास, देख सकते हैं, तो आगे हमारे पास पी, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस, मान ऐसे लिख देते हैं, तो हो जाएगा पी एस। देख सकते हैं हमने आधार बदला, तो लंबवत ऊंचाई बदल गई अपने आप। देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई आई थी आर एस, और यहाँ लंबाई आ गई पी एस। ठीक है, अब पुनः देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो हाफ, अब आधार हमने क्यू आर ले लिया, पी क्यू ले लिया, अब पी आर लेते हैं, तो पी आर लेंगे तो देख सकते हैं हमने क्या बताया, आधार की अपोजिट शिखर से परपेंडिकुलर घेर देते हैं। तो ये रहा आधार, इसके अपोजिट शिखर क्या है, क्यू, परपेंडिकुलर घेर देंगे, तो परपेंडिकुलर घेरेंगे तो हमारे पास आ जाए क्यू एस, तो हमारे पास आ गया क्यू एस। तो देख सकते हैं, मुझे ऐसा है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, मजा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो थेल्स पर में बहुत आसानी से मजे से हल हो जाएगा, और आप सिद्ध कर आ जाएंगे पेपर में, और 5 नंबर आपके पक्के। तो चलिए इसे मिटाते हैं, अभी थोड़ा सा बचा इसमें समझाएं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक त्रिभुज है ए, ऐसे रहा गया, मान ली ए बी सी। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, हाफ आधार हम ले रहे हैं, अभी ए सी ले रहे हैं, आधार क्या ले रहे हैं, ए सी लेंगे, तो हमने क्या, आधार के अपोजिट शिखर बी है, परपेंडिकुलर घेरेंगे, तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा हमारे पास। परपेंडिकुलर घेर दिए तो हमारे पास आ गया ये बी और डी। तो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है परपेंडिकुलर ऊंचाई, तो हमारे पास ए सी हो गया, आधार हमने ए सी माना, अपोजिट शिखर बी था, बी से परपेंडिकुलर घेर दिया, तो हमारे पास आ गया बी और डी। अब देखिए पुनः लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल हाफ, आधार हमने अभी AC ले लिया, अब लेते हैं हम BC लेते हैं, तो BC आधार बदलने से परपेंडिकुलर ऊंचाई बदल जाती है। अब देखिए कैसे बदलेगा। BC अब इसका अपोजिट शिखर है A से परपेंडिकुलर घेर देंगे, तो घेर दिए, ये अभी त्रिभुज के बाहर है, तो परपेंडिकुलर ऊंचाई त्रिभुज के बाहर हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया A और D, तो BC लेने पर आ गया हमारे पास AD। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, आधार हमने AC ले लिया, AC ले लिया, उसके बाद ले लिया AC ले लिया, उसके बाद BC ले लिया, B और C ले लिया। अब हम लेंगे AB, तो AB लेंगे AB, तो AB लेंगे, AB का अपोजिट फिगर क्या है C, तो C का से परपेंडिकुलर घेर देंगे, तो परपेंडिकुलर घेर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास CD। मुझे आशा है कि आपको बहुत मजे समझ में आ गया होगा। अब चलिए आसानी से इस थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं। 5-7 मिनट लगा होगा इसको समझाने में, लेकिन बहुत आसानी से अब आपको आ जाएगा थेल्स प्रमेय। तो चलिए अब इसको समझाते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के, मान लीजिए कह रहा है एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हो गया हमारे पास, त्रिभुज हो गया ABC। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, यानी त्रिभुज हमने बना दिया ABC कि एक भुजा आप ले सकते हैं BC, आप ले सकते हैं AC, आप ले सकते हैं AB, कोई भी भुजा आप ले सकते हैं। तो कह रहा है एक भुजा हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं BC, ठीक है। तो BC के समांतर यानी सामने और उनके बीच का अंतर समान हो और एक जैसे हो। समांतर का अर्थ यही होता है, अभी समझाएंगे जब रेखा खींचेगा। तो समांतर अन्य दो भुजाएं यानी कि AB, अन्य दो भुजाएं का मतलब है AB और AC। कह रहे यदि किसी त्रिभुज ABC हो गया, एक भुजा के समांतर यानी सामने, बीच का अंतर समान हो और एक जैसे हो। समांतर अन्य दो भुजाएं यानी AB और AC, अन्य दो भुजाएं यानी AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदु मान लेते हैं। एक हो गया हमारे पास भिन्न बिंदु हो गया D और एक भिन्न बिंदु हो गया हमारे पास E। तो कह रहा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए यानी छूने के लिए एक रेखा खींच दी जाए। तो छूने के लिए एक रेखा खींचेंगे, तो एक रेखा खींच दिया। ये रेखा कैसी है, समांतर। शुरुआत में कह रहा है समांतर यानी एक जैसे। रेखा कह रहा है तो एरो बना देंगे दोनों तरफ। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए। तो अन्य दो भुजाएं तो समांतर है ये रेखा और इनके बीच का अंतर समान है और एक जैसे है, ठीक है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं कौन थी AB थी और AC थी। अन्य दो भुजाएं कौन थी AB थी और AC थी। हो जाए तो ये दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित, अर्थात AB बराबर हो जाता है AD बटा में DB बराबर हो जाता है AE बटा में EC, या छोटा अपन छोटा बराबर ए छोटा अपन छोटा, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सिद्ध कर देंगे आसानी से। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या, दिया हमें यहाँ लिख रहा है, सिद्ध कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। कह रहा है ना यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही। इसके कहने का अर्थ है DE समांतर है BC। प्रश्न में कहा है DE समांतर है BC। अब रचना कर देंगे आसानी से, बहुत आसानी से करेंगे और बहुत मजे से करेंगे। रचना कर देंगे, रचना क्या करेंगे, रचना कर देंगे। B से E को मिलाया, B से E को
मिलाया और बी को ई से मिला देते हैं तब, और सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, तो मिला देते हैं, सी को डी से मिला देते हैं, सी को डी से मिला दिया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, यहाँ लाइन खींच देते हैं ताकि एक ही पेज में आसानी से हो जाए और आप लो आसानी से कर ले। तो सिद्ध करना है हमें ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी और बराबर में ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी, या छोटा पान छोटा बराबर छोटा पान छोटा, यह भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ये प्रमाण हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ आधार, देखिए अब आधार लेंगे ए डी। अब इसका काम पड़ेगा जो अभी हमने बताया था बेसिक चीज, ए डी है। अब ए डी है आधार माना, तो ए डी के अपोजिट शिखर से परपेंडिकुलर घेर देंगे, ये परपेंडिकुलर ई, इसका नाम दे देते हैं एन। ये आधार है, आधार के अपोजिट शिखर से परपेंडिकुलर घेर दिया। समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, बहुत मजे से। तो हमारे पास ई एन हो गया, आधार हमने लिया ए और डी, और लंबवत ऊंचाई लेना है तो लंबवत ऊंचाई हमारे पास आ गया ई एन बट्टा में हाफ। अब देखिए यहाँ ले रहा है बी और डी, ध्यान से देखिए बी और डी, ध्यान से देखिए बी और डी, बी डी का अपोजिट शिखर ई है, ई से परपेंडिकुलर घेर देंगे तो क्या आ जाएगा ई एन। तो लिखेंगे आधार हमारे पास आ गया बी और डी, बी डी से अपोजिट शिखर ई है, ई से परपेंडिकुलर घेर देंगे तो ई एन इसका भी आ जाएगा ई एन। अब देख सकते हैं हाफ से हाफ साफ हो गया, हाफ से हाफ साफ और ई एन से ई एन साफ। तो हमारे पास आ गया ए डी बटा में बी डी, इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 आ गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज, अब देखिए कौन सा ले रहा है, सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा ए डी, अब आधार हम ले रहे हैं ए ई, आधार क्या ले रहे हैं ए ई, देखिए ध्यान से ए ई आधार ले रहे हैं, ए ई आधार जब ले रहे हैं तो आधार के अपोजिट शिखर से परपेंडिकुलर घेर देंगे। तो परपेंडिकुलर घेर देते हैं, तो परपेंडिकुलर घेर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास, डी है इसका नाम रख देते हैं एम। तो हमारे पास आ गया डी एम, क्या आ गया परपेंडिकुलर, आधार हमने क्या लिया था ए डी, तो लिखेंगे ए डी, पहले हाफ लिख लेंगे इंटू ए डी गुणे ए डी आधार हो गया, ए डी आधार हो गया, ए ई आधार है ना यार,
हाफ, आधार हमने क्या लिया, ए ई, ए डी तो इस त्रिभुज में लिए थे ना, तो इधर से हम देख रहे हैं, पहले इधर से देख रहे थे, अब इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर से देख रहे हैं तो आधार है ए ई, ए ई, ए ई, ए ई हो गया। तो इसका अपोजिट शिखर डी है, इसे परपेंडिकुलर घेर दिए, तो हमारे पास आ गया डी एम, डी एम बटा में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ। अब देखिए त्रिभुज सी डी ई है, तो हम आधार ले रहे हैं ई सी, लिख देते पहले ई और सी। ई सी के अपोजिट शिखर से, विपरीत शिखर से, अपोजिट शिखर से परपेंडिकुलर घेर देंगे, तो अपोजिट शिखर डी है, इसे परपेंडिकुलर घेर देंगे तो कितना हो जाएगा, डीएम। लंबवत घेर देंगे, इसी को परपेंडिकुलर कर रहे हैं हम, तो डीएम हो जाएगा, गुणे डीएम। अब देखिए अब मजा आएगा, हाफ से हाफ साफ, डीएम से डीएम, तो हमारे पास आ जाएगा ए ई बटा में ई सी। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कितना आ गया, ए ई बटा में ई सी। इसे समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखिए त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल के, बी डी ई के क्षेत्रफल के। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। देख सकते हैं दोनों का आधार डी ई है, और दोनों एक ही, दोनों एक ही समांतर लाइन के बीच में है, एक ही समांतर लाइन के बीच है। देख सकते हैं डी समांतर बीसी, और प्रश्न में कहा भी आया है डी समांतर बीसी है, इसीलिए लिख देंगे कारण चूंकि दोनों का आधार सेम है, समान है, सेम है यानी समान है, और समांतर रेखा के बीच है। ये कारण लिख रही है। जब सी डी समान का क्षेत्रफल बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में, अब सी डी ई की जगह हम लिख देंगे बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्योंकि सी डी का क्षेत्रफल बी डी के बराबर होगा तो इसके जगह हम लिख सकते हैं बी डी का क्षेत्रफल। अब लिख देंगे इसका मान क्या है, ए ई बटा में ई सी। इसे समीकरण नंबर 3 कह देंगे, 1 2 3, ठीक है, दिख रहा है ना, 1 2 3। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ए डी अपॉन में बी डी बटा में, समीकरण 3 है ए ई अपॉन में ई सी। हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी। देखिए बहुत आसानी से सिद्ध हो गया, और लिखेंगे इति सिद्धम। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत मजे से हमने बहुत अच्छे से समझाया। एक बार वीडियो आप पुनः देखेंगे तो बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे, या प्रमेय 6.2 को, या पेपर में कैसे पूछा जाएगा, आपको कह देगा थेल्स प्रमेय का परिभाषा लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए, या कह देगा थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट दे देगा या परिभाषा दे देगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, या एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ऐसा आ जाएगा। और कह देगा सिद्ध कीजिए इसको, या कह देगा थेल्स प्रमेय को परिभाषा लिखते हुए सिद्ध किए। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध
करेंगे या प्रमेय 6.2 को। मिलते हैं अगले वीडियो में, मजा आ गया।